हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 2। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर नंबर 4 है इस चैप्टर का फाइनल लेक्चर होने वाला है, यानी कि आज ये जो चैप्टर हमारा चल रहा था एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 2 ये हो जाएगा टोटली 100% कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है जिसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। जैसे कि आपको अगर मैं याद दिला दूं तो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया किस प्रकार जो इरोजन है वो होता है बिकॉज ऑफ द रिवर, पहाड़ों से नदी निकलती है तो किस प्रकार इरोजन होता है, उसका डिपोजिशनल वर्क कैसे होता है, कैसे वो नदी बहती जो है उसके वजह से जो सॉइल्स होते हैं या फिर जो पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो कैसे बह के डिपोजिशन फॉर्म करते हैं, ये हमने देखा था। फिर आगे के जो लेक्चर्स है उसमें हमने देखा किस प्रकार जो बाकी के जो चीज़ें होती है, रेन वाटर होता है, ये सब चीज़ की वजह से हमने देखा। फिर कैसे हवा के वजह से इरोजनल होता है, डेजर्ट का एग्जाम्पल मैंने दिखाया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। तो ये सभी चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो आज लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हमने 2 टॉपिक पढ़ना है। एक हम लोग समुद्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी सी के बारे में, कि कैसे सी वेव्स जो होती हैं, जो लहरें होती है समुद्र की, वो कैसे आपका डिपोजिशनल वर्क करते हैं और इरोजन करते हैं, इरोजनल वर्क कैसे करते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जो लास्ट वाला चीज है, जैसे ग्राउंड वाटर होता है, आपको पता है ना, ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर भी पानी होता है हमारे, ठीक है, जैसे कि आपका बोरवेल वगैरह होता है, तो इसके वजह से भी कैसे इरोजनल वर्क होता है, डिपोजिशनल वर्क होता है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। और आज ये चैप्टर को पूरा फाइनली खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बने रहो हमारे साथ, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। और साथ ही में हमारे प्लेलिस्ट को आप चेक करते रहना, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारी चीजें बना के रखी है। जैसे आप जानते होंगे अगर, तो आपका पूरा का पूरा साइंस हो गया, पूरा का पूरा मैथ सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी हम आपके लिए बनाते हैं वो कंटिन्यूअसली प्लेलिस्ट में अपडेट कर देते हैं। तो आप जाके प्लेलिस्ट अगर चेक करोगे तो आपको हर स्टैंडर्ड के हिसाब से, हर सब्जेक्ट के हिसाब से लेक्चर वाइज वीडियो आपको देखने मिल जाएंगे। तो वो आप अच्छे से पढ़ाई कर लेना दोस्तों। ठीक है, जितना हो सके जल्दी कर लोगे उतना अच्छा आपका कंसेप्चुअल नॉलेज पहले से ही गेन हो जाएगा और लास्ट मोमेंट पे आपको कोई लोड नहीं आएगा, कोई भी तरीके से लोड महसूस नहीं होगा कि ये सब चीज तो मैंने पहले ही पढ़ लिया है, आपको ऐसा महसूस होगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना ये सब चीजें पहले से ही पढ़ के रखो। ठीक है, तो चलो 2 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज वर्क ऑफ द सी वेव्स एंड द लैंडफॉर्म्स। ठीक है, वर्क ऑफ द सी वेव्स, वर्क ऑफ द सी वेव्स एंड लैंडफॉर्म्स। ठीक है, किस प्रकार सी वेव्स की वजह से क्या होता है, इरोजनल वर्क होता है और लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो बात करें अगर, तो कोस्टल एरियाज जो होते हैं, यानी कि जो समुद्र के आसपास वाले जो इलाके होते हैं कोस्टल एरियाज, उसके अगर हम बात करें तो बहुत सारे सी वेव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली ट्रैवल करते हैं। आपको पता है लहरें जो होती है वो कंटिन्यूअसली ट्रैवल करती है। तो जब भी वो कंटिन्यूअसली ट्रैवल करते हैं उसके वजह से क्या होता है कि जो वेव्स है ना, वो जब जोर जोर से ट्रैवल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इरोजन्स को कॉज करते हैं। क्योंकि देखो, आपने कभी भी अगर समुद्र के किनारे गए होंगे तो जब आप समुद्र के बीच में जाके खड़े हो जाते हो, लगभग घुटने की हाइट तक या फिर कमर के हाइट तक पानी में चले जाओ, और आपको महसूस होगा कि कहीं ना कहीं जो लहरें आ रही है वो उसके साथ में बहुत सारी चीजों को लेकर आ रही है। जैसे मिट्टी है, धूल मिट्टी है, कुछ पार्टिकल्स है, सैंड के टुकड़े हैं, छोटे छोटे पेबल्स है, वो आपको साथ में लेके जाती है। देखा होगा ना आपने, तभी तो बीच के किनारे आपने देखा होगा बहुत सारे कंकड़ पत्थर, सैंड के और अलग अलग तरीके की चीजें आपको देखने मिल जाती है। तो इरोजनल हो गया, डिपोजिशनल हो गया, और ट्रांसपोर्टेशनल वर्क जो है वो सी वेव्स करता है और वो उसको बहा के लेके जाता है कंटिन्यूअसली। ठीक है, और ये जो विंड होते हैं ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, टाइड्स के वजह से, यानी जितनी जोर से हवाएं होगी उतनी जोर से लहरें भी आपकी चलेगी। तो कहीं ना कहीं विंड एंड जो टाइड होती है दोस्तों, दोनों ही कॉज करते हैं मूवमेंट ऑफ द सी वाटर, यानी समुद्र के जो पानी है उसके जो चलने में, उसके जो लहरें जो चलती है, जो मूवमेंट कॉज करती है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, हवा जिम्मेदार है, यानी टाइडल एनर्जी, टाइडल वेव्स जो है वो जिम्मेदार है। एंड जिसके वजह से क्या होता है कि जब भी वो हिट करता है, कहां पे हिट करता है, रॉक्स जो होते हैं ना कोस्टल इलाके में, आपको पता होगा बड़े बड़े पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं समुद्र के किनारे, कोस्ट इलाके पे रॉक्स होते हैं, उस पे जाके टकराते हैं। जब ये वेव्स जाके टकराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बार बार अगर पानी उसके ऊपर टकरा रहा है, लहरें एकदम जोर से आ रही है, उसके ऊपर टकरा रही है, तो क्या हो जाएगा, उस रॉक के अंदर से इरोजन होने लगेगा। इरोजन मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे रॉक्स के, वो टूटने लगेंगे, बिखरने लगेंगे पाउडर फॉर्म में, या फिर कोई भी छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में वो निकलने लगेंगे, बिखरने लगेंगे, और जिसके वजह से पानी उसको बहा के लेके जाएगा। और कोस्टल एरियाज में ये जो बड़े बड़े बीचेस जो होते हैं, वाइड बीचेस जो होते हैं ना, इसके वजह से फॉर्मेशन होता है। एंड वेव्स जो है इसमें बीच में क्या करता है, बीचेस जो होते हैं ना, बीच आपको पता ही है, कोस्टल इलाका यानी बीचेस जो होते हैं, इसमें क्या करते हैं वो लोग, इसमें करते हैं डिपोजिशनल वर्क, यानी कि जब भी लहरें आएंगे बहा के लेके जाएंगे, जिसके वजह से जो धूल मिट्टी, जो स्टैंड पार्टिकल्स होते हैं, जो बीच की जो रेत होती है ना, वो क्या होती है, डिपोजिट होने लगती है। तो डिपोजिशनल वर्क होने लगता है वहां पे, और वो चीज का फॉर्मेशन धीरे धीरे हो जाता है।
क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा। अब यहां पे इरोजनल वर्क जो हो रहा है, डिपोजिशनल वर्क तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन किस प्रकार से इरोजनल वर्क हो रहा है ये हम लोग यहां पे देखते हैं। देखो यहां पे अगला हेडिंग है हमारा इरोजनल वर्क, सेम टॉपिक है लेकिन टॉपिक अलग हो गया। यहां पे इरोजनल वर्क किसका हो रहा है? इरोजनल वर्क किसके वजह से हो रहा है? सी वेव्स के वजह से हो रहा है, तो वो हम लोग लिखेंगे इरोजनल वर्क ऑफ सी वेव्स। ठीक है, इरोजनल वर्क ऑफ सी वेव्स। तो कैसे हो रहा है वो सी वेव्स का इरोजनल वर्क, ये हम लोग थोड़ा सा नजर डालेंगे। तो जब भी वेव्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जब किसी रॉक्स के ऊपर, किसी पर्टिकुलर पत्थर के ऊपर जाके टकराते हैं, तो ये क्या करते हैं? कोस्ट को ब्रेक करते हैं, कहीं ना कहीं कोस्टल जो इलाके होते हैं उसको वो ब्रेक करते हैं, जिसके वजह से वो पानी जो है उसके अंदर से चले जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चट्टानों के अंदर होल हो जाते हैं, बड़े बड़े चट्टानों के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के शेप्स क्रिएट हो जाते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि यार ये चट्टान तो है पहले से, लेकिन इसके अंदर ये जो होल्स है, शेप्स है, अलग अलग क्लिप्स आ जाते हैं, उसके अंदर दरारें आ जाती है, तो वो आती कैसी है? अपने आप आया क्या? वो पत्थर डिजाइन का बना हुआ अपने आप क्रिएट हो गया क्या? नहीं, इसको क्रिएट किया गया है। किसके द्वारा? हमारे द्वारा क्रिएट किया गया या नहीं? इसको क्रिएट किया गया है नेचर द्वारा। समुद्र की लहरें बार बार आके टकरा रही है, तो वो जो पत्थर के ऊपर टकरा रही है, तो कहीं ना कहीं जहां पे ज्यादा प्रेशर होगा वहां पे वो ब्रेक डाउन होगा, वहां पे वो टूटेगा, बिखरेगा, उसके पार्टिकल्स निकलेंगे, पाउडर फॉर्म में निकलेंगे या फिर छोटे छोटे कंकड़ के फॉर्म में निकलेंगे। तो इस प्रकार उसका इरोजनल वर्क जो होता है, और साथ ही में पानी जो होता है वो उसको बहा के अपने साथ ले जाता है, और इसी की वजह से वो ट्रांसपोर्ट कर देता है स्टोन्स को, पेबल्स को और सैंड पार्टिकल्स को। आपको पता है ना, बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पेबल्स जो होते हैं। आपको पता है ना, फिश टैंक में हम लोग पेबल्स डालते हैं। आप कभी भी समुद्र के किनारे चले जाना, खासकर आप गोवा साइड जाओगे, क्योंकि मैं अक्सर गया हूं वहां पे 3 से 4 बार, तो गोवा बीच के आसपास जाओगे तो बहुत ही अलग अलग शेप में डिजाइन डिजाइन वाले पत्थर आपको देखने मिलते हैं बीच के ऊपर। तो बहुत ही अच्छा लगता है उसको चुन चुन के उठाने में और फिश टैंक में डालने के लिए। मैंने किया तो नहीं है, फिश टैंक पे तो नहीं डाला है, लेकिन थोड़ा बहुत पत्थर उठा के लाया था सजाने के लिए। तो वो आपको पता होगा, आपके घर में फिश टैंक होगा तो आप देखना कभी, वो पत्थर जो होते हैं ना वो कहां से आते हैं? यही सब जगह से आते हैं, कोस्टल इलाके से आते हैं, और वो कहां से आएंगे? टूट के बिखरते हैं, बिकॉज ऑफ द इरोजनल वर्क ऑफ द वेव्स। सी वेव्स ही उसको तोड़ के लाए हैं कहीं ना कहीं से और बहा के लेके आए हैं आपके पास। तो ये सभी चीजें पॉसिबल होती है, एंड बिकॉज ऑफ द केमिकल एंड द हाइड्रोलिक रिएक्शन, जो भी वहां पे हाइड्रोलिक एक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी के अंदर भी एक तरीके से केमिकल्स रिएक्शंस करते हैं, और वो जो चीजें हैं वो सी वेव्स के साथ में बहा के आपको लेके जाता है, जिसकी वजह से इरोजन जो है, यानी कि टूट के बिखरना जो होता है पत्थर का, रॉक्स का, सैंड का, ये होता है, इरोजनल वर्क हो पाता है वहां पे। और जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हो गया वेव कट, आपने देखा होगा वेव कट प्लेटफॉर्म्स होते हैं। वेव कट यानी कि समुद्र की लहरों से पहाड़ नहीं बोल सकते, चट्टानों और पहाड़ों का जो मिक्सचर होता है वहां पे समुद्र के किनारे, उसमें जो कट्स आए होते हैं, कट्स मतलब क्या होता है? शेप आना, डिजाइन आना, कट कट के टूट टूट के बिखरना। तो वो जो आए हैं ना, वो किसके वजह से आए हैं? वेव्स के वजह से, लहरों के वजह से आए हैं। इसीलिए उस चट्टान का नाम होता है वेव कट लैंडफॉर्म। क्या बोलते हैं उसको? वेव कट लैंडफॉर्म भी कहते हैं, वेव कट प्लेटफॉर्म्स कहा जाता है, सी केव्स कहा जाता है। समुद्र के अंदर गुफाएं बन जाती है, आपने देखा होगा। तो कभी नोटिस किया कि समुद्र के अंदर गुफाएं किसने बनाई होगी? चलो, जमीन के ऊपर गुफाएं हमको समझ में आता है कि हमारे पुराने जमाने के एंसेस्टर लोग थे, वो गुफाओं में जाके रहते थे, तो उन्होंने कोई खोद खोद के बनाया होगा, अलग अलग तरीके से बना भी होगा नेचर से। लेकिन ये समुद्र के अंदर सी केव्स जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये समुद्र की मार से, समुद्र की लहरों के मार के वजह से, टकराने की वजह से ही फॉर्मेशन होते हैं, इरोजन की वजह से ही होते हैं। सी आर्क्स होते हैं, सी क्लिफ्स होते हैं, समुद्र के चट्टानों के बीच में से दरार हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे, आप समुद्र के आसपास जाओ, खासकर गोवा साइड में जाओगे, अंजुना बीच है वहां पे देखने मिलता है। मतलब मैं ऐसा बता रहा हूं क्योंकि मैं गया वहां पे, इसलिए मुझे ज्यादा अच्छे से जानकारी है उस चीज का। तो आपको वैसे बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोवा में मिलता है। आप कोई भी समुद्र के किनारे जाओ जहां पे चट्टान वगैरह ज्यादा होते हैं, तो वहां पे आपको देखने मिल जाएगा। तो स्ली क्लिप्स हो गया, ये सब चीज का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड जिसके वजह से इरोजनल वर्क जो है ये पॉसिबल हुआ, और यही इरोजनल वर्क की वजह से ये सब चीज का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी का जो लास्ट टॉपिक है, यानी कि सी वेव्स का जो लैंडफॉर्म्स का जो आखिरी टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों डिपोजिशनल वर्क। किस हिसाब से डिपोजिशनल वर्क हुआ सी वेव्स का, ये भी देख लेते हैं हम लोग। डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स, डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो इरोडेड मटेरियल्स है, यानी कि जो इरोड होके कहीं से आया है, कहीं से टूट के आया है, कोई से पत्थर से टूट के आया है, चट्टानों से टूट के आया है, तो जो इरोडेड मटेरियल है ना दोस्तों, तो वो जो इरोडेड मटेरियल है वो क्या फॉर्म करता है? सी बेड बनाने के लिए काम करता है। सी बेड मतलब क्या होता है? समुद्र जहां पे खत्म होता है वहां पे कोस्ट लाइन इलाका होता है, बीचेस होते हैं, तो उसको सी बेड बोलते हैं। तो ये जो पत्थर कंकड़ आए हैं, कहां से आए? कहीं ना कहीं से बह के आए हैं ना, तभी तो इसका फॉर्मेशन होता है। क्योंकि समुद्र अपने अंदर नहीं रखता है सब चीज, वो लहरें लेके आती है, उसको बहा के और कहां छोड़ देती है? बीच के किनारे, यानी कि जब वो लहरें समुद्र जहां पे खत्म होता है वहां पे छोड़ देती है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। कभी आपने सोचा है कि समुद्र के किनारे इतने सारे पत्थर, रेत वगैरह होते हैं, ये आया कहां से? किसी ने लाया है क्या ट्रक भर भर के? नहीं होता है ना, ये ऑटोमेटिकली नेचर से आया। ये किसके वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ द इरोजन, एंड उसको डिपोजिट किसने किया है? सी वेव्स ने। डिपोजिशनल वर्क हुआ है। तो इसी वजह से ये चीजें जो है
इसका फॉर्मेशन हो पाया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो कोस्ट होते हैं वो अलग अलग तरीके से फॉर्मेशन होते हैं। अलग अलग जगह पे आप जाओगे तो अलग अलग टाइप के पत्थर चट्टान मिलते हैं, क्योंकि जैसा जैसा प्लेस रहेगा, जैसा जैसा लोकेशन रहेगा, उसके हिसाब से उस तरीके से चीजें आपको मिलेगी। क्योंकि आप अगर कहीं पे गोवा चले जाओ तो हो सकता है आपको थोड़ा सा रेती अलग देखने को मिलेगा। आप मुंबई साइड जो बीच है उसके में देखो थोड़ा सा रेती अलग होती है। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, आपको देखने मिलेगा। एंड धीरे धीरे वो धूप के वजह से एंड बाकी जो चीजें होती है उसके वजह से, कंटिन्यूअसली फ्लो होने की वजह से वो थोड़ी थोड़ी क्या हो जाती है, फाइन हो जाती है, एकदम एकदम मिट्टी जैसा बन जाता है। आपने देखा होगा ना समुद्र के किनारे रेत जो होती है वो कितनी महीन होती है, कितनी बारीक पतली सी होती है रेत, ठीक है। तो वो हो पाता है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द अट्रिशन एंड हिटिंग ईच अदर, एक दूसरे से आपस में टकराते हैं, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से वो टूट टूट के और छोटे छोटे महीन पार्टिकल्स में, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिपोजिशन होता है ये ऐसे ऐसे मटेरियल्स का वहां पे, और धीरे धीरे क्या हो जाता है वहां पे उसका लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन हो पाता है। तो बहुत सारे लैंड फॉर्म्स, जैसे कि बीच, जो मैं बार बार बात कर रहा हूं, तो बीच का जो फॉर्मेशन होता है, जो बीचेस होते हैं ना, जो बीचेस होते हैं जिसमें रेत होता है, खासकर बीचेस जिसको बोलते हैं, तो बीच का फॉर्मेशन इसी की वजह से होता है। डिपॉजिट पूरा रेत हो गया वहां पे, इसके लिए बीच बन गए, सैंड बार्स बन गए, लगून्स बन गए, ये सब चीजें जो है वो डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स की वजह से ही बने हैं, और इसी चीज का फॉर्मेशन इसके वजह से हुआ है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से इजीली समझ में आ गई है। यही था दोस्तों हमारा आज का पहला टॉपिक जो हमने कवर कर लिया। अब एक टॉपिक और पढ़ना है, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे और ये पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर एंड लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस, यानी कि ग्राउंड वाटर का क्या रोल है, क्योंकि जमीन के अंदर भी पानी होता है, तो उसका क्या रोल है, कैसे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन हुआ, उसके वजह से ये हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। पहले मैं इसको रफ कर लूं, ये वाले पार्ट को रफ कर लूंगा, और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो पार्ट है समुद्र वाला, सी वेव्स वाला, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके चलो, ठीक है। आखिरी टॉपिक, हेडिंग डाल देते हैं, ग्राउंड वाटर, ठीक है। ग्राउंड वाटर आप सभी जानते हैं, जैसे कि हम लोग कभी कभी बोरवेल भी खुदवाते हैं ताकि हमारे जमीन से पानी आ सके, तो वही वहां पे कौन सा पानी होता है, ग्राउंड वाटर ही होता है। तो ये ग्राउंड वाटर का जो वर्क है, वर्क ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड लैंड फॉर्म्स, ठीक है ना, लैंड फॉर्म्स प्रोड्यूस, तो इसका क्या रोल है और कैसे इसका फॉर्मेशन होता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वर्क ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड द लैंडफॉर्म प्रोड्यूस, इसको हम लोग देख लेंगे। आखिरी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, फिर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक चीज जानते होंगे कि जो जमीन होता है, जो हमारा अंडरग्राउंड है, अभी यहां पे लिखा है अंडरग्राउंड वाटर या फिर ग्राउंड वाटर, जिसने हमने देखा, तो ये आया कहां से, पहली बात तो ये सवाल उठता है ना, क्योंकि आप अगर हम बात करें कि समुंदर है, चलो उसमें पानी है, नदी है उसमें पानी है, लेकिन यार जो जमीन है उसके अंदर भी पानी है, हम लोग बोरवेल जो निकालते हैं वो पानी आता कहां से, कभी इमेजिन किया है? तो यार इसका बहुत ही सिंपल सा एंड साधारण सा जवाब है, जो कि है रेन वाटर। बारिश का जो पानी आता है वो जमीन में एब्जॉर्ब हो जाता है, कहीं ना कहीं जमीन उसको सोख लेता है ना, बहुत सारा पानी सोख लेता है, जो सोख नहीं पाता है वो ऊपर तैरता है, इसीलिए बाढ़ वगैरह आ जाती है। लेकिन ज्यादातर पानी जो है वो सूख जाता है, अंदर की तरफ जमीन के अंदर घुस जाता है। तो रेन वाटर जो होता है वो हमारे अर्थ सरफेस के अंदर पोरस रॉक्स के थ्रू, जो चट्टानों में दरार होती है, पोर्स होते हैं, जो क्रैक्स होते हैं जमीन में, उसके अंदर से वो घुस घुस के कहां चले जाता है, अंदर चले जाता है, ग्राउंड में चले जाता है। एंड धीरे धीरे वहां पे वो परकोलेट होने लगता है और धीरे धीरे एक जगह पे जाके वो जमा हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ग्राउंड वाटर सिस्टम हमारे जमीन के अंदर आज भी तैयार है। इसीलिए हम लोग बहुत सारे जगह पे आप देखोगे तो घर जहां पे बनता है, जहां पे आपका बिल्डिंग रहेगा, तो एक बोरवेल जरूर होता है, आपने देखा होगा। तो वो बोरवेल का जो पानी है वो आता है, बहुत सारी जगह पे आप देखोगे तो बोरवेल का पानी होता है, एक मोटर के थ्रू। पहले के जमाने में हैंडपंप होता था, आप हैंडपंप चलाओ, अभी भी होता है, कहीं कहीं गांव में आप जाओगे तो हैंडपंप चलाओगे तो पानी निकलता था उसमें, ठीक है ना। तो वो भी क्या होता था, अंडरग्राउंड वाटर ही आता था। आज भी कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स में बोरवेल का मोटर लगा होता है, आप सीधा एक बटन चालू करो, आपके घर में सप्लाई का, यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका पानी आता है, ठीक है। दो टाइप के पानी होते हैं, खासकर मेरे बिल्डिंग की बात करूं, मैं जैसा रहता हूं वहां पे, तो हमारे इधर दो टाइप के पानी आते हैं। एक आपका ड्रिंकिंग वाटर आता है, उसके लिए अलग कनेक्शन है, और एक आपका नॉर्मल जो अंडरग्राउंड वाटर है वो आता है। तो उससे आप नॉर्मली हाउस होल्ड एक्टिविटी कर सकते हो, और ड्रिंकिंग वाटर से आप पीने के लिए और बाकी खाना वगैरह बनाने के लिए कर सकते हो। तो दो टाइप के पानी आते हैं हमारे इधर। तो ऐसे बहुत सारे जगह होंगे जहां पे भी ग्राउंड वाटर आते होंगे, चलो वो बात अलग है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लैंड का फॉर्मेशन, यानी लैंडफॉर्म का प्रोड्यूस कैसे हुआ बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ये जो वाटर जो एक्यूमुलेट हुआ है वहां पे, वो क्या हो जाता है, नॉन पोरस जो लेयर होते हैं उसके रॉक के थ्रू एक्यूमुलेट होता है, और यही पानी को हम लोग ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ठीक है। चलो ये समझ लिया। और उसमें क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हुए रहते हैं जमीन के अंदर, ठीक है। और यही सॉल्युबल मिनरल्स पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और अंडरग्राउंड वाटर में रहते हैं, और इसी के वजह से इरोजनल वर्क जो है अंडरग्राउंड वाटर में हो पाता है। क्लियर है?
और साथ ही में एक चीज और है कि जब भी ये अंडरग्राउंड वाटर जो है इवापोरेट होता है तो उसका कुछ वॉल्यूम्स जो होता है, सॉल्युबल मिनरल्स का कुछ वॉल्यूम जो होता है, उसका जो सॉल्युबिलिटी होता है वो अंडरग्राउंड वाटर से यहां पे क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा होता है, मोर होता है, ठीक है ना। और बिकॉज ऑफ दिस डिपोजिशन जो है वो छोटे छोटे डिजोल्व मिनरल्स की वहां पे उसका डिपोजिशन होने लगता है और उसका मटेरियल का जमना शुरुआत होता है। क्योंकि देखो पानी के, जमीन के अंदर क्या है, पानी है, लेकिन पानी के साथ साथ मिनरल्स भी है, लेकिन जब धूप पड़ता है तो कहीं ना कहीं वो पानी जो जमीन के अंदर है वो भी सूखने लगता है ना, इवापोरेशन होने लगता है, क्योंकि गर्मी वहां तक भी पहुंच रही है। तो जब गर्मी वहां तक पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वहां पे उस चीज का क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। लेकिन जब इवापोरेशन होगा तो सिर्फ पानी ही एटमॉस्फेयर में जाएगा ना, पानी का ही इवापोरेशन होगा, लेकिन जो साथ में मिनरल्स था उसका क्या होगा, तो मिनरल्स जो है वो जमने लगेंगे, मिनरल जो है उसका डिपोजिशनल वर्क होने लगेगा, इरोजनल वर्क होने लगेगा, तो वहां पे वो जमने लगेंगे, जिसके वजह से जो लैंड फॉर्म्स है, जैसे सिंक होल आपने देखा होगा, सिंक होल्स होते हैं बहुत सारे, आपका इसका डायग्राम जो देखने मिल जाएगा, लाइमस्टोन्स का फॉर्मेशन हो गया, जो केव्स होते हैं, गुफाएं जो होती है अंदर की तरफ से, वो आपको देखने मिल जाएगा, स्टैकेलाइट्स होते हैं वो आपको देखने मिल जाएगा, फिर एक स्टैलग्माइट्स होते हैं वो आपको देखने मिल जाएगा। तो ये सभी चीज जो है अंडरग्राउंड, बोलते हैं ना अंडरग्राउंड, गुफा जैसा अंदर की तरफ गया हुआ, जमीन के अंदर धसा हुआ सिंक होल हो गया, ये सभी चीज का फॉर्मेशन किसके वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ द ग्राउंड वाटर डिपोजिशनल वर्क, इरोजनल वर्क, इसके वजह से पॉसिबल हुआ है, जिसके वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10 ये जो ग्राउंड वाटर है, इसीलिए जो ग्राउंड वाटर है ये इरोजन को करवाता है और साथ ही में ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क को भी करवाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। ये सब चीज के डायग्राम आपको अपने बुक में मिल जाएंगे, देख ले तो प्लीज चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों बस यही था हमारा आज का टॉपिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, आखिरी वाला, जिसमें हम लोग ने ग्राउंड वाटर का वर्क आपको बता दिया कैसे होता है, क्या होता है और किस चीज का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। तो इसी के साथ दोस्तों मैं बता दूं कि हमारा जितने भी टॉपिक्स थे इस चैप्टर के अंदर हो चुके हैं कंप्लीट। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो चैप्टर है काफी दिनों से चल रहा था, लेक्चर नंबर 4 तक आ चुके थे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, जिसका नाम है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 2, आज हो जाता है फाइनली कंप्लीट। तो बस आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहां तक ही समाप्त होता है, चैप्टर खत्म हो गया। और भी ऐसे ही वीडियोस और चैप्टर हम आपके लिए जल्द से जल्द ऐसे ही लेकर आते रहेंगे, तो लेकिन आप बस बने रहो हमारे साथ और साथ ही में हमारे प्लेलिस्ट को कंटिन्यूअसली चेक करते रहना, क्योंकि वहां पे आपके लिए हर चीज का वीडियोस पहले से ही बना हुआ है, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आप पढ़ना चाहते हो वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।